हाँ भेज दिया है, थोड़ी देर हो रही थी, खुल नहीं रहा था, लेकिन चला गया अभी भी मिला होगा आपको। आ जाएगा, चला गया है, चला गया है, आ जाएगा। हाँ ठीक। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, उस दिन मैं कंपनी अकाउंट्स में भी टाइप बताया था, और यहाँ भी टाइप बता रहे हैं, और दोनों के टाइप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको मैं चेक कर देता हूँ। ये मैंने बताया था आपको कि कॉर्पोरेट बिल कब हटाया जाता है। चलिए वो तो खत्म हो गया था। अब टाइप्स ऑफ कंपनी में 1% ऑफ कंपनी बता दिए थे आपसे, आई होप बता दिए, ठीक है ना। तो आज आगे बढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के बारे में अगर डिफिनेशन आता है तो क्या समझते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में, बताइए। इफ यू आर आस्क्ड टू गिव द डिफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, आप क्या बताएंगे? चलिए कोई, देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में का डिफिनेशन दिया गया है। प्राइवेट कंपनी मीन्स a company having a minimum paid up share capital may be prescribed। prescribed का मतलब होता है कि वह मिनिमम कैपिटल जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा रूल के, समझ रहे हैं बात। तो देखिए कानून में दो तरह के लॉ होते हैं, एक को सब्सटेंशियल लॉ कहते हैं, दूसरे को कौन सा लॉ? सब्सटेंशियल लॉ, और प्रोसीजर लॉ कहते हैं। सब्सटेंशियल के आधार पे प्रोसीजर लॉ होता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये सब्सटेंशियल लॉ है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए प्रोसीडिंग क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, इसके लिए अलग से रूल बनते हैं, और कंपनीज एक्ट का काम पूरा होने के लिए कई तरह के रूल्स बने हुए। तो यहाँ भी जो है कहता है कि वो रूल में, जो कि कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि कितना मिनिमम कैपिटल होगा, इसको दूसरे जगह लिखेगी, उसको हम कहते हैं प्रिस्क्राइब करना। प्रिस्क्राइब का मतलब हुआ कंपनीज एक्ट के किसी सेक्शन में ये नहीं लिखा है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होगा, ये अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के बताएगी कि प्राइवेट कंपनी के मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या हो। ऐसे अभी जो है मिनिमम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वह समाप्त कर दी गई है प्राइवेट कंपनी के लिए। आगे कहता है कि यह अपने आर्टिकल के द्वारा इन चीजों को करे। आर्टिकल्स के बारे में मैंने पहले भी बताया, इसके ठीक पहले क्लास में बताया आर्टिकल के बारे में। बताइए आर्टिकल ऑफ और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम एसोसिएशन में कंपनी किस उद्देश्य से मतलब ओपन की गई है वो लिखा जाता है सर। क्या लिखा जाता है?
बताएं। कि कंपनी किस मोटिव से ठीक ठीक है। ओपन की जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सही बात। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो क्या होता सर ये तो नहीं याद नहीं है सर। है? अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे आवाज आ रही है आपकी, ठीक है ना। ओके तो सर, यस सर। कि सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज भी कट रही है। अच्छा हम्म, देखिए, कोशिश करता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं। और आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इट डिस्क्राइब दी एक्सटर्नल मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का और कंपनी के आउटसाइडर के साथ क्या रिलेशन होंगे, इनका आपस में राइट्स क्या होंगे, ये लिखे जाते हैं मेमोरेंडम में। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल मैनेजमेंट की बात होगी कि कंपनी का एक ऑफिसर और दूसरे ऑफिसर के बीच में क्या एक्सेप्शन, मतलब राइट्स होंगे। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट को बताता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल मैनेजमेंट को बताता है। तो कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा प्राइवेट कंपनी इन चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाए। पहला रिस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्शन द राइट ट्रांसफर इट्स है। इसका क्या मतलब? इसका क्या सर अगेन जी, किसका सर, दोबारा बोलना। रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, इसका क्या मतलब? अपने शेयर्स जो होते हैं उनको ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब फिर ऐसे मतलब अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर हाँ सकते हैं। हाँ, सभी शेयर होल्डर्स की सहमति होगा तो किसी दूसरे को आप शेयर बेच सकते हैं। और कहता है कि यस जो मैक्सिमम लिमिट की कितने होंगे, इसके मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? एक प्राइवेट में 200। मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं मेंबर्स? 200। 200। और तीसरे पॉइंट यस सर। कहता है कि यदि एक पर्सन होल्ड वन और मोर पर्सन इन ए कंपनी ज्वाइंटली, कहता है कि ज्वाइंटली अगर एक ही शेयर को दो आदमी जो है उसका ओनरशिप है उसके, वह एक ही मेंबर माना जाएगा। मान लीजिए एक शेयर है लेकिन इसके दो मेंबर है, ठीक ना। यस सर। एक शेयर है लेकिन मेंबर दो हैं, तो वह कितने मेंबर काउंट होंगे इस पर्पज से? नहीं समझे बात? दो। नहीं समझे क्या? मैं आपको नहीं सर। एक फादर है, उन्होंने एक शेयर किया। फादर के बाद फादर को दो पुत्र हैं। ओके सर। फादर के बाद उस शेयर में दोनों ही हिस्सेदार होगा, हाँ। दोनों ही बेटा ज्वाइंटली उसका मालिक होगा। यस सर। ये 200 जो हम काउंट कर रहे हैं कि मैक्सिमम मेंबर 200 के अधिक होंगे, इसके लिए दो भाई जो ज्वाइंटली शेयर का मालिक है, वह दो मेंबर माने जाएंगे या एक मेंबर? एक मेंबर। हाँ, एक। तीसरा पॉइंट ये बोलता है, समझ रहे बात? तो अब आप कैसे समझाएंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, बताइए। इसमें शेयर को ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और मिनिमम मेंबर्स 200 होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम बोल रही है। हाँ मैक्सिमम हम्म सॉरी। हम्म। और मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम भी बताइए, एक प्राइवेट आई थिंक कंपनी 2। में मिनिमम कितने होते हैं? 2। 2 होता है। और वन पर्सन कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज प्राइवेट कंपनी। ओके सर। देखिए, प्राइवेट कंपनी का सीधा सा मतलब है जहां पर पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं हो,
वन पर्सन कंपनी क्या होता है बताइए? वन, वन पर्सन, हाँ, वन जो होता है वही ओनर होता है। यहाँ एक ही आदमी होता है ना, तो यह भी प्राइवेट यस कंपनी सर। हुआ, पब्लिक कंपनी तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी ऑल्सो कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब दिस। तो बोथ आर प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी इज ऑल्सो द प्राइवेट कंपनी। तो वहां पर तो मैं मिनिमम एक ही होगा, और उसको छोड़ के बाकी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होगा, और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 से मेंबर होंगे, और वन पर्सन कंपनी में मैक्सिमम कितने होंगे? वन सर पर्सन वन ही होगा। वन ही, निश्चित रूप से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं पहले भी बताया हूँ कि वन पर्सन कंपनी और प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस होता है? प्रोप्राइटरशिप और वन पर्सन कंपनी। क्योंकि वहां दोनों जगह वन पर्सन ही है ना, दोनों जगह तो वन यस पर्सन ही सर। है, तो यस दोनों में सर। डिफरेंस क्या है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, वन यस सर। पर्सन कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट 2013 का नई चीज है। 1956 एक्ट में यह कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और वन पर्सन कंपनी बनाने के पीछे मोटिवेट जो है, मोटिवेशन, सॉरी, अपना ऑब्जेक्ट जो है लेजिस्लेचर का, वो ये है कि हम एक बंदे को भी कहते हैं कि तुम कंपनी के रूप में बिजनेस करो। प्रोप्राइटरशिप में भी एक बंदा होता है, वन पर्सन कंपनी में भी एक बंदा होता है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस जरूर है। तभी तो कोई कॉर्पोरेट या कंपनी के रूप में वन पर्सन के रूप में ही बिजनेस करेगी, और उसका बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ पे लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। बात समझ रही है हमारी? यस सर। वन पर्सन कंपनी की जो लायबिलिटी होगी वह लिमिटेड होगी। अगर कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी के एसेट्स इसके लिए पर्याप्त नहीं है पेमेंट के लिए, तो वन पर्सन कंपनी की जो पर्सनल एसेट है, दैट इज नॉट लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। और यदि आप वन पर्सन के रूप में बिजनेस नहीं करते हैं, प्रोप्राइटरशिप के रूप में बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होगी। तो ये यस बेसिक सर। डिफरेंस है। इसलिए द पर्सन हु इज वन पर्सन, वो चाहेगा कि हम वन पर्सन कंपनी के रूप में बिजनेस करें, जिससे कि मेंटल पीस बना रहे। आपको चिंता नहीं करनी है कि आपकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड हो जाएगी। इन एवरी केसेस आपकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड होगी, बशर्ते आप अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को ईमानदारी से बनाए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, देखिए, यस सर। एक और भी कह रहा है प्राइवेट कंपनी के बारे में कि प्रोहिबिट्स any invitation to the public to subscribe for any security of the company। यानी प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर्स या डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, इन सबको बेचने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है। कहने का मतलब, प्राइवेट कंपनी में जो पैसा है वो खुद ही आप लगाइए, और यदि आप अपने शेयर को बेचना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों को बेचिए, लेकिन जनरल पब्लिक को एडवर्टीजमेंट करके न्यूज़पेपर में आप नहीं कर सकते हैं शेयर खरीदने। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंट पॉइंट, मतलब इसके फीचर्स क्या है, आप ऐसा समझिए। सिग्निफिकेंट पॉइंट मतलब इसके फीचर्स क्या है। तो पहले कहता है नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। 2013 का ही लॉ में कुछ साल पहले ये था कि प्राइवेट कंपनी का जो मिनिमम कैपिटल था 1 लाख था, और पब्लिक का 5 लाख था। लेकिन अभी इधर अमेंडमेंट करके इसको मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट को समाप्त कर दिया। अब कहता है आप मतलब कोई मिनिमम बिना कैपिटल का भी शुरू कर सकते हैं। पहला तो प्राइवेट कंपनी में कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम 2 है ना, मैक्सिमम 200 है, राइट। वो यही इसी चीज को अच्छे से लिख दिया है। आइए स्मॉल कंपनी के बारे में सीखते हैं।
स्मॉल कंपनी का डिफिनीशन जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में दिया गया है और उसमें लिखा गया कि भाई स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है। विच स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी हुई अदर देन ए पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे जहां पर पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से अधिक नहीं होगा और अदर सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब which shall not be more than 10 करोड़ रुपीस। कहता है स्मॉल कंपनी वह कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है और जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से अधिक नहीं हो सकती है या इससे अधिक हो सकती है जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा रूल में, लेकिन उस रूल में भी मैक्सिमम 10 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता। कहने का मतलब हुआ कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी हो सकती है जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से अधिक नहीं हो सकती है या अदर सिचुएशन में 10 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, को ये बताइए। नहीं सर, नहीं नहीं, आया समझ। हाँ मुझे पता होता है, मैं इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि मैं समझ जाता हूँ कि आप समझ पाए या नहीं पाए। चलिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए कहता है स्मॉल कंपनी वह कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है और जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से अधिक नहीं है। यहाँ तक समझ गए? आगे के बाद हम समझाते हैं बाद में, ना अभी ही समझाते हैं, लेकिन यहाँ तक आप समझे क्या? स्मॉल कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है और जिसके पेड अप कैपिटल 50 लाख से अधिक है। यहाँ तक क्लियर है कि सर नहीं? पेड अप कैपिटल क्या होता है? अच्छा चलिए मैं आपको समझाता हूँ पेड अप कैपिटल क्या है। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा आपने, तो इसकी समझदारी होनी चाहिए। देखिए जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, ठीक है? यस इसमें सर। कई क्लॉज होते हैं। पहला नेम क्लॉज होगा कि भाई आपके कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद ऑथराइज कैपिटल होगा। ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल which a company can issue during its life। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी अपने जीवन काल में इससे अधिक कैपिटल इशू नहीं कर सकती है और इससे अधिक करना चाहती है। अगर चाहती है, अगर जरूरत होगी है तो पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो ऑथराइज कैपिटल आप लिखते हैं जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है। आप ये लिखते हैं कि भाई आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसके लिए आपको मैक्सिमम कितने रुपए की जरूरत है, तो आप वहां लिख देते हैं। आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर मैक्सिमम अमाउंट तो कुछ भी लिखा जा सकता है, उसमें दिक्कत क्या है, जरूरत हो ना हो, लेकिन ऐसा नहीं। यस सर। ऐसा अगर आप लिखेंगे तो आपको स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी ज्यादा पेड अप कैपिटल लिखेंगे ये सॉरी ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे तो ज्यादा आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी और कम लिखेंगे तो कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि कंपनी को जितनी की जरूरत है उतना ही लिखना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा लिखेंगे तो यस सर। आपको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, आपका पैसा उसमें ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए जितने की जरूरत है आप उतना ही आप लिखें। अब ऑथराइज कैपिटल मान लेते हैं किसी कंपनी ने 10 लाख रुपए, अरे पापा मम्मी को बोलो मम्मी चुप हो जाओ। मम्मी पापा बोलो थोड़ा सा 1 घंटे शांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं आपने 10 लाख लिखा, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमें मैक्सिमम 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन आपने शुरू में जो है 5 लाख इशू किया। उस समय 5 लाख की जरूरत है, बाद में 5 की जब जरूरत होगी तो आप इशू करेंगे। आपने 5 जो है इशू कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो 4.5 लाख का ही है, ठीक है ना? तो यस सर। ऑथराइज कैपिटल जिसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं वो आप मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी को जरूरत हो सकती है और इतना मैक्सिमम इशू कर सकती है अपने जीवन काल में। मैं जीवन काल बोल रहा हूँ,
कहने का मतलब हुआ अगर बीच में जरूरत है तो उसको फिर अमेंड करने की जरूरत है, जे शेयर होल्डर को बुलाना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फर्क इतना ही है। तो हम ये जो कह रहे हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम में चेंज ही नहीं हो सकता। चेंज करना है तो फिर ऑथराइज कैपिटल को पहले चेंज करना पड़ेगा, पहले बढ़ानी पड़ेगी, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये। अब 10 लाख आपने ऑथराइज कैपिटल लिखा, 5 लाख इशू कर दे, तो देखिए अगर यही पहला ऑथराइज कैपिटल समझ गए, जितना हम पब्लिक को बेचते हैं और जितने का वो एप्लीकेशन आता है उसको इशूड कैपिटल कहते हैं। इशूड मान लेते हैं 5 लाख आपने इशू किया, जनरल पब्लिक को कहा 5 लाख हम बेचना चाहते हैं, तो यह इशूड कैपिटल हो गया। लेकिन उधर से यदि 4.5 लाख का एप्लीकेशन आता खरीदने के लिए, तो इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं कि 4.5 लाख खरीदने के लिए एप्लीकेशन आया। कंपनी तो 5 लाख बेचना चाह रही है, लेकिन जनता ने जो है, जनरल पब्लिक ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया 4.5 लाख खरीदने के लिए, तो इशूड कैपिटल तो 5 लाख हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल 4.5 लाख हुआ, क्योंकि सब्सक्राइब 4.5 लाख हुआ। आप तो 5 बेचना चाहते थे, लेकिन जनरल पब्लिक ने खरीदने के लिए एप्लीकेशन ही नहीं दिया 5 का, उसने सभी मिला के 4.5 लाख हुआ। तो इशूड का देखिए ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, इशूड कैपिटल 5 लाख और सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो 4.5 लाख, जितने का एप्लीकेशन आया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब एप्लीकेशन तो दे दिया 4.5 लाख खरीदने के लिए, लेकिन हम कहे ठीक है पैसे दो, तो 4 लाख ही आया, टोटल पैसा 4 लाख ही आया, 50,000 बाकी रह गया। ऐसा हो सकता है ना? कॉल सीनियर यस सर। पढ़ा था आपने, कल ही पढ़ा था यस सर। परसों, कंपनी अकाउंट्स में कॉल सीनियर पैसे नहीं आए। तो पेड अप कैपिटल वो अमाउंट है जो कि आपको पे हो चुका है, आपको पैसे मिल गए हैं, तो वो यहाँ पे 4 लाख हुआ। तो पेड अप कैपिटल का मतलब हुआ जितना रुपया हम रिसीव किए हैं शेयर बेच करके, उसको पेड अप कैपिटल। ठीक है? ओके सर। हाँ, ओके सर। यानी जितना रुपया बेच करके शेयर आया है उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। कहता पेड अप कैपिटल 50 लाख से अधिक नहीं है। मैं फिर से आपको स्मॉल कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिस जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है और जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से अधिक नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर है तो बताइए। यस सर। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, स्मॉल कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो पब्लिक कंपनी नहीं है और उसके साथ साथ उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से अधिक नहीं है। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अब सरकार ने अभी 50 लाख रखा है, कुछ समय बाद वो इसको 1 करोड़ बना दिया, ऐसा हो सकता है ना? यस सर। ऐसा हो सकता है। उसके ठीक कुछ बाद 2 करोड़ कर दिया, कहा था भाई नहीं अब 50 लाख नहीं, अब जिसकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से अधिक नहीं है वो स्मॉल कंपनी है। यानी 2 करोड़ से जब अधिक होगा पेड अप कैपिटल तभी हम उसको स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। तो 50 लाख है कि भाई 50 लाख से अधिक होगा तो हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, तो यह लिमिट तो बढ़ाई जा सकती है टाइम टू टाइम। ठीक है ना? यस सर। हाँ, अभी 50 लाख है, फिर बाद में 1 करोड़ हो गया, फिर 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया। लेकिन एक्ट में लिखा है कि भाई 10 करोड़ से अधिक तुम नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई? अभी 50 लाख है, तुम बढ़ा करके 10 करोड़ तक भी जा सकते हो, इससे अधिक नहीं जा सकते। ये बात आई आपको समझ में या नहीं आई, ये बताइए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गया सर। है ना? वो सब्सटेंशियल लॉ कहता है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हेलो हेलो। सर आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ, वो इंटरनेट दिखा रहा था यहाँ पे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 50 लाख अभी ना, ये मैक्सिमम गवर्नमेंट इसको 2 करोड़ तक कर सकती है। इसका मतलब यही होता है। आपको समझ में आई ये बातें? यस सर। मैं फिर से लाइन करता हूँ, कहता है इसका पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। कहता है स्मॉल कंपनी वह कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है और इसका पेड अप 50 लाख से अधिक नहीं है। यानी 50 लाख तक जो पेड अप कैपिटल है वो स्मॉल कंपनी है। 50 लाख से अधिक होने पे वो स्मॉल कंपनी नहीं है। और ये 50 लाख की लिमिट जो है मैक्सिमम 10 करोड़ तक जा सकती है। ठीक है ना? यस सर। 50 लाख जो है वो 10 करोड़ तक भी हो जा सकती है। और दूसरा कहता है टर्नओवर जिसका पीएल अकाउंट का जो प्रीवियस ठीक जिस साल की बात हो रही है उसके ठीक पहले साल में 2 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती है और मैक्सिमम यह 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। समझ रहे बात को? नहीं समझे क्या? यस सर, समझ गई। समझ गए ना? तो पेड अप यस कैपिटल सर। इतना अधिक नहीं होना चाहिए, टर्नओवर उसका 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए उस ईयर जिस ईयर हम हैं और उसके पहले की बात हो रही है। यानी स्मॉल जिस ईयर की बात कर रहे हैं उसके ठीक पहले, क्योंकि जो ईयर चल रहा है उसका तो हम टर्नओवर अभी नहीं कंप्लीट बता सकते ना कितनी है। तो जिस यस सर। जिस फिनेंशियल ईयर में हम स्मॉल कंपनी की डिफिनेशन में उसको लाना चाहते हैं उस साल का टर्नओवर नहीं, ठीक उसके पहले वाले साल की टर्नओवर। क्योंकि जो करंट ईयर है वो तो अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो उस ईयर जब तक कंप्लीट नहीं होता आप टर्नओवर कैसे निकाल पाएंगे? ठीक ना? यस तो सर। ये यस सर। कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो वह आपका स्मॉल कंपनी के डिफिनेशन में आएगा। आगे बढ़े? यस सर। हाँ, इसमें सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है कि ये तो प्राइवेट कंपनी होता है, यानी स्मॉल कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी होगा। कोई भी पब्लिक कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं कहते हैं। प्राइवेट। यस हाँ सर। हाँ, प्राइवेट ही कंपनी होगी ना। स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी। और दूसरा पेड अप कैपिटल 50 लाख से अधिक नहीं होगा और टर्नओवर जो है 2 करोड़ से अधिक नहीं होगा। आइए अब पब्लिक कंपनी को बताते हैं। पब्लिक कंपनी मीन्स वह कंपनी होता है जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं होता है और जिसका मिनिमम कैपिटल जो है वह जो भी प्रिस्क्राइब होगा वो उसके अनुसार हो सकता है। लेकिन अभी मिनिमम पेड अप कैपिटल सबका हटा दिया गया है। आगे बढ़िए। आप पब्लिक कंपनी के डिफिनेशन को समझ गए या नहीं समझे ये बताइए। सर नहीं आया समझ नहीं में। समझ कहता पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। इतना तो बोल ही सकते हैं ना कि पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी एंड यस हैज ए सर। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। और उसका एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, ओके। है ना? मिनिमम कैपिटल। लेकिन अब अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें मिनिमम कैपिटल का जो कंडीशन है वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना? तो अब सिर्फ एक ही यस सर। चीज डिफिनेशन में एक ही चीज रह गया कि पब्लिक कंपनी वह कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, क्योंकि मिनिमम पेड अप कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म कर दिया गया है। तो सिर्फ जो डिफिनेशन है वो सिर्फ इतना ही रह गया। नहीं, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। और प्राइवेट कंपनी क्या है बताइए? प्राइवेट कंपनी। अभी जो पढ़ा, अभी तो पढ़ा आपने। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, ऐसा बोलेंगे क्या? नो सर। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में नहीं बोल सकते। नहीं तो फिर बात समझ में ही नहीं आएगी क्या होती है। तो देखिए प्राइवेट कंपनी वह कंपनी होती है जो अपने शेयर को ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो है वो मेंबर्स जो है 200 होते हैं और इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। तो ये यस 3 सर। रिस्ट्रिक्शन जो है वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लगाती हैं
उसको प्राइवेट कंपनी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी वो उस कंपनी को कहते हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाती है अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा इन 3 चीजों पे। पहला, इसके शेयर जो है शेयर्स पे फ्रीली ट्रांसफर नहीं है, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 से अधिक नहीं हो सकते, और या पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर को बेचने के लिए। इन तीनों पे इन चीज की रिस्ट्रिक्शन जो लगाती है उसको प्राइवेट कंपनी कहते हैं, और रिस्ट्रिक्शन लगाएगी वह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। कोई हाँ, चलिए अब हम इसको देखते हैं फीचर। ये जो सिग्निफिकेंट पॉइंट लिखा है ना, वास्तव में फीचर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी। फीचर्स यानी विशेषता क्या है पब्लिक कंपनी में। तो पहला तो ये लिखा हुआ है कि भैया आर्टिकल ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ये पीछे से आवाज आ रही है, आप थोड़ा सा बंद करवाइए। पापा आवाज कम कर लो। है ना, इसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं पब्लिक कंपनी। पापा आवाज आ रही है ना, इसके शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। मिनिमम नंबर पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं। मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है। और पब्लिक कंपनी का कोई सब्सिडरी है तो उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाए। ये जो फीचर्स हैं, सिग्निफिकेंट पॉइंट है, इसको आप बताइए कि इसमें नहीं समझ में आ रहा। मुझे बताइए कौन से पॉइंट में आपको समझ में नहीं आ रहा। इस पॉइंट में आपको समझ में नहीं। 6 ये मैं समझ रहा था आप ये बोलेंगे, और मैं इसीलिए पूछ भी रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं एक पब्लिक कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी, लेकिन इसके 51% शेयर जो है पब्लिक कंपनी ने खरीदा। ओके सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने खरीद रखा उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जो बिकने वाली कंपनी होती है उसको सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी होते हुए भी इसकी कंट्रोल की डोर किसके पास है? पब्लिक के पास। पब्लिक कंपनी के पास है ना? यस। पब्लिक कंपनी के पास है। इसलिए ये प्राइवेट कंपनी होते हुए भी इसको पब्लिक कंपनी कहेंगे यदि प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी। तो देखिए लिखा ही है, सब्सिडियरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी ए पब्लिक कंपनी। मीन्स कि यदि सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी है और उसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है तो वह प्राइवेट कंपनी होते हुए भी उसको हम पब्लिक कंपनी कहेंगे, क्योंकि इस प्राइवेट कंपनी के 51% शेयर पब्लिक कंपनी ने खरीदा। ठीक है जी? यस सर। ठीक है ना? आगे बढ़े? यस सर। चलिए आगे। यस सर। अब इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1) ए कंपनी में भी फॉर्म any lawful purpose by 7 or more person where the company to be formed is to be a public company। मतलब इससे यही पता चलता है कि कोई भी कंपनी अगर 7 या 7 से अधिक पर्सन के द्वारा खोला जाए और उसका पर्पस लॉफुल हो तो वह पब्लिक कंपनी है। मतलब पब्लिक कंपनी में कम से कम शेयर होल्डर जो है या मेंबर है वह 7 से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी? फिर से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 7। मान लेते हैं किसी एक का डेथ हो गया तो कितने हो जाएंगे? 6। तो वह प्राइवेट कंपनी ये पब्लिक कंपनी रहेगा या प्राइवेट कंपनी रहेगा? नहीं समझे क्या मेरी बात? अभी 7 है मेंबर्स, ठीक है ना? एक का डेथ हो गया तो अब कितने मेंबर बचेंगे?
6 मेंबर 6 बचेंगे। मेंबर बचेंगे। तो अब ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? सर प्राइवेट। ये पूछ रहा हूँ, आपको मिनिमम 7 होते हैं, किसी एक का अचानक निधन हो गया तो 6 रह गए। तो अब इसका फीचर प्राइवेट कंपनी का है या पब्लिक कंपनी का? अब इसको पब्लिक कंपनी कहेंगे या प्राइवेट कंपनी कहेंगे? सर प्राइवेट कंपनी। नहीं, अभी भी पब्लिक कंपनी है ये। अब इस पर आपके बुक में नहीं लिखा गया है, न लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये तो फाउंडेशन की बात है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ आपको। देखिए, कानून में जो है बहुत डेप्थ होता है और बहुत बारीकी से डिसीजन होते हैं। कहा गया ये तो संभव है कि 7 हैं और किसी का निधन हो गया, 6 हो सकते हैं, तो आप तुरंत उसको प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकते। कहा कि भाई कम से कम 6 महीने का टाइम दो कंपनी को, जिससे कि वो किसी एक को मेंबर बना पाए। समझ रहे हैं बात को ना? तुरंत नहीं, यस सर। 6 महीने तक टाइम दो कि वह 7 बना पाए, किसी एक को नया मेंबर बना सके। तो ऐसा तुरंत नहीं होता है उसको। हाँ, 6 महीने तक भी नहीं होता है तो फिर प्राइवेट कंपनी कर सकते हैं हम। आइए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कंपनी में, ये चर्चा करते हैं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उस पर चर्चा करते हैं, और उसमें चर्चा के साथ ही प्रमोटर्स का डेफिनेशन शुरू कर दिया। आप जानते प्रमोटर्स किसको कहते हैं? नो सर। नो सर। तो आप सिंपल भाषा में समझिए कि प्रोमोटर्स उसको कहते हैं जो कंपनी का निर्माण करता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करता है। इतना आप समझ सकते हैं? यस सर। हाँ, कंपनी को जो बनाता है उसको प्रोमोटर्स कहते हैं। ठीक बात? इतनी बात तो क्लियर है। अब इसमें यस सर। देखिए सेक्शन 202 सब सेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट में प्रोमोटर्स का डिफिनेशन दिया गया है। और प्रोमोटर्स कहता है कि वह बंदा है हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है हमने बताया है, आपको बताइए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है मैंने बताया है, बताइए आप। उसमें कंपनी का जो भी रूल रेगुलेशन मतलब कंपनी के बारे में लिखा होता है सर। नहीं, कंपनी के बारे में तो लिखा होगा निश्चित रूप से। प्रोस्पेक्टस आप ये कर सकते हो कि जब हम लोग कभी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, 12वीं के बाद अगर आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए, यस सर। तो फर्स्ट सबसे पहले जो है प्रोस्पेक्टस जो है खरीदा जाता है, तो हिंदी में नियमावली बोलते हैं। और सीए कर अभी आप नया ज्वाइन किया है तो आप पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, जिससे आपको सारी चीज पता चलेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कोर्स सिलेबस क्या है, बुक्स क्या हैं, और फाउंडेशन पास करेंगे तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, फिर इंटर में एडमिशन लेने के लिए क्या कंडीशन है, ये सारी चीज लिखी जाती है। तो जो प्रोस्पेक्टस है उसके बारे कंपनी के बारे में लिखी जाएगी, लेकिन वो एक इंट्रोडक्शन जैसा होगा। कंपनी के में बारे में बहुत ज्यादा नहीं होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा। और मेन बात होगी शेयर के सब्सक्रिप्शन और उसके अलॉटमेंट से रिलेटेड बातें। ठीक है ना? यस तो सर। प्रोस्पेक्टस में ये भी लिखा जाएगा कि प्रोमोटर्स कौन है। तो यदि वहां पर आपने किसी का नाम लिखा है तो प्रोमोटर्स बन जाता है। ओके सर। अगर प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में, अभी आपने कहा खुद सही बात है, कंपनी के बारे में लिखा जाएगा, तो ये भी लिखा जाएगा कि हु आर द प्रमोटर्स। यस सर। तो वहां पे अगर नाम आ गया तो आप प्रमोटर हो गए। दूसरा है हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर इज ए शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। कहता है यदि कंट्रोल
किसी व्यक्ति का कंपनी के ऊपर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे शेयर होल्डर के रूप में हो, चाहे डायरेक्टर हो या और भी किसी रूप में। अगर आपका कंट्रोल कंपनी के ऊपर है, कंपनी के कामकाज पर है, आप उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप जो है वहाँ के उस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और दूसरा है कि डायरेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपके एडवाइस और डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान रहा है ना। आपके एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं, तो उस व्यक्ति जो एडवाइस दे रहा है वह भी प्रोमोटर्स की श्रेणी में डिफिनेशन में आएगा। ठीक है भाई। ओके सर। तो ओके तीन सर। तरह के लोग प्रोमोटर्स हैं, जिसका एक तो जो उसका प्रोस्पेक्टस में नाम है, जो कंट्रोल करता है, या तीसरा जिसकी एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको मानता है। अब जिसके एडवाइस को मानता है, जिसके डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन को मानता है, वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा है, डे टू डे एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन यस सर। वह जो कहता है आप मानते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मानता है, उसको मना नहीं करता है, तो वह व्यक्ति भी जो है प्रोमोटर्स की श्रेणी में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोमोटर्स में किसको किसको हमने लिया, प्रोमोटर्स के बारे में जैसे अभी था ना सिग्निफिकेंट पॉइंट, उसी तरह से यहाँ पे है कि पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रोमोटर। ठीक है, जो कंपनी का निर्माण करता है वह प्रोमोटर्स है। इट इज दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी। इसका मतलब होता है इट इज दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी। इसका मीनिंग क्या हुआ? कंपनी को फॉर्म करने के लिए आइडियाज देते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। प्रमोटर्स के रिलायंस कंपनी का नाम तो सुना ही आपने, है ना? यस सर। ये किसकी यस आइडिया सर। थी? किसकी धीरू भाई आइडिया थी? अंबानी। क्या? धीरू भाई अंबानी। हाँ, तो कहने का मतलब यही हुआ कि कोई कंपनी बनती है तो वह किसी के मन में विचार आता है कि हमें एक कंपनी बनानी है ना। यस सर। तभी तो यस सर। तभी तो शुरुआत होगी। पहले तो एक विचार से होगा कि हाँ चलो हमें एक कंपनी बनानी है। तो एक व्यक्ति जिसके मन में ये विचार आया और उसके बाद कंपनी उसने बनाई, तो उसको भी हम प्रोमोटर्स कहेंगे। तो प्रोमोटर्स किसी के मन में पहली बार आएगी भाई हमें एक कंपनी बनानी है इस बिजनेस को करने के लिए, फिर वो दूसरे को कहेगा, तीसरे को कहेगा, और 7 लोग या 2 लोग मिल करके फिर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करेंगे। तो वह पर्सन जिसके मन में ख्याल आया और उसने कंपनी बनाई वह भी प्रोमोटर्स है। तीसरा कहता है कि प्रोमोटर्स वो व्यक्ति होता है जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी जरूरी इस काम को करता है। ठीक ना? यस सर। जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है वही बात तो यही कह रहा है ना, दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन, यानी जो रजिस्ट्रेशन कराने से रिलेटेड सारे काम को करता है उसको प्रोमोटर। या सीधी सी बात है, में जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, या जो कंपनी को जन्म देता है। ठीक है जी। यस सर। हाँ, it should however be noted that person acting only in a professional capacity, that is solicitor, banker, accountant, वकील साहब are not regarded as promoter। कहता है ये नोट करने वाली बात है कि जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के रूप में आपको हेल्प करता है या कंपनी में जो काम करता है उसको हम प्रोमोटर्स नहीं कहते। जैसे किसी व्यक्ति के मन में विचार आया कि हमें ये बिजनेस करना है, यस ठीक सर। है, उसने जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए और आर्टिकल बनाने के लिए किसी कंपनी सेक्रेटरी को हायर करता है और उसको पैसे देता है,
वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना देता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना देता है, वो प्रमोटर्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि वो उसका पर्पस नहीं है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना। उसका पर्पस ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना देना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना देना और पैसे देना, बस। उसका मतलब नहीं है बाकी चीजों को। तो वह एक प्रोफेशनल कैपेसिटी के रूप में आपकी मदद किया है, तो उसको जो है हम प्रोमोटर्स नहीं, प्रोमोटर्स उसको कहेंगे जो कंपनी को बनाने का पर्पस रखता है और बनवाने का काम करता है। अब जो बनाने में हेल्प करता है वो प्रोमोटर्स नहीं। जैसे आप मेमोरेंडम एसोसिएशन बना भी लिया, आर्टिकल एसोसिएशन बना भी लिया, उसको प्रिंट तो करवाओगे ना। यस सर। प्रिंटर्स थोड़ी प्रोमोटर्स हो गया। आप सलाह लेंगे वकील साहब से या कंपनी सेक्रेटरी से या चार्टर अकाउंट से, एक एडवाइस ले रहे हैं, किसी चीज पे कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो वो प्रोमोटर्स नहीं। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया। ठीक है जी। यस सर। और बताइए, और हम आपको बताते हैं कॉल करके। और एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है, आप लिखिए तो ना, लिख के मुझे बताइए क्या होता है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को लिखिए और बताइए आपने क्या लिखा, जो अभी भी बताया है। सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। हाँ, इसका डिफिनेशन। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिस मतलब प्राइवेट कंपनी के ही अगर 51% शेयर्स खरीद रखे हैं तो वो पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। नहीं, आप भटक गए, आप स्मॉल कंपनी में चले गए। स्मॉल कंपनी के डिफिनेशन को छोड़ दीजिए, आपको ढूंढना है होल्डिंग कंपनी क्या और सब्सिडी कंपनी क्या है। और मैंने आपको बताया है कि होल्डिंग कंपनी लिख लीजिए, आप लिख लें, नोट करें। आपके बुक में देखिए मिलेगा Yes, sir. आपको कहीं पे, ये देखिए, ये लिखा। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो संख्या के आधार पे कंपनी कितने तरह की होती है उसको पढ़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंट्रोल के Yes, आधार sir. पे लिखा है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। कहता है कंपनी इज ए होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, मींस ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर। अब ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे आपको समझ में दिक्कत आएगी, है ना। तो Yes, sir. मैं आपको बताता हूँ इसका डिफिनेशन क्या है। देखिए सब्सिडरी कंपनी के बारे में क्या कहते हैं। मीन्स ए कंपनी इन which the holding company controls the composition of board of directors or exercise the control more than one half। इस लाइन को आप लिख सकते हैं, सब्सिडरी कंपनी का डिफिनेशन। तो सब्सिडरी कंपनी उसको कहते हैं जिस पर कंट्रोल जो है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है होल्डिंग कंपनी का। इसका क्या मतलब समझे आप, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब्सिडरी कंपनी का डिफिनेशन है। आपको नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब ये है कि होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। दूसरे सिचुएशन में ये कह सकते हैं यदि 51% शेयर
होल्डिंग कंपनी खरीदती है, तो बाकी कंपनी जो है जिसको खरीदती है उसको सब्सिडरी कंपनी। बात आई समझ में आपको या नहीं आई? नहीं सर। नहीं समझ में आया? देखिए ऐसे समझते हैं, एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें मैक्सिमम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वह होल्डिंग कंपनी के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके सर। ये पॉइंट आपको लाइन समझ में आई बात? सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उसमें मैक्सिमम वो डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी में भी है, दूसरे कंपनी में भी है, वही डायरेक्टर यहाँ भी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वह डिसीजन किसका माने? होल्डिंग कंपनी का। नहीं समझा ना? मैं फिर से बताता हूँ, लिखने वाला आ रहा है, एक दो दिन में आ जाएगा, तो मैं लिख के बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए एक कंपनी है सब्सिडरी कंपनी, उसमें 8 डायरेक्टर, यस सर। और उसमें से 5 डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर। ओके सर। तो जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें सारे डिसीजन होल्डिंग कंपनी के द्वारा लिए जा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, क्योंकि 5 डायरेक्टर्स यहाँ हैं और वो होल्डिंग कंपनी में भी 5 हैं। और कोई डिसीजन लेने के लिए मान लेते हैं मेजोरिटी की जरूरत है, कि जो होल्डिंग कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं वो जो कहेगा वही बात मानी जाएगी, जो 3 डायरेक्टर्स है उसकी तो बात नहीं मानी जाएगी। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें कंट्रोल दूसरे कंपनी। यस सर। इतनी बात समझ? यस सर आई। और कह रहा है दूसरा तरीका ये भी है, हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्री है, कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन एक कंपनी दूसरे कंपनी के 51% शेयर खरीद रखा है। 51% शेयर खरीद रखा है, तो जनरल मीटिंग में होल्डिंग कंपनी के ही सारे डिसीजन माने जाएंगे। यस सर। तो कहने का मतलब हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यदि आपका मेजोरिटी है या जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स में आपकी मेजोरिटी है, दोनों सिचुएशन में एक कंपनी होल्डिंग कंपनी होगी जो कंट्रोल या जो मेजोरिटी शेयर खरीद रखा है, और दूसरी कंपनी को जो है सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। आप इसको पढ़िए और फिर बताइए। और कोई लिस्टेड कंपनी पता है आपको? बताइए आपके के इसका क्या आधार है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, कैपिटल के एक्सेस के आधार पे कंपनी को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। यस सर। बताइए लिस्टेड कंपनी क्या होता है, समझ जानते हैं आप? चलिए मैं जो हाँ बोलिए। लिखा है, इट इज ए कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक। ठीक है ना? देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफर हो, तो आपको अपने शेयर को किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना। यस सर। जब आपके शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के खरीद सकता है और वहीं जाकर के बेच सकता है। ठीक ना? यस सर। आज शायद धनतेरस है, तो यस सर। आपको अगर बर्तन खरीदना है या कुछ और सामान खरीदना है धनतेरस से, तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? शॉप पे जाएंगे ना, वहाँ पे यस। बर्तन मिलते हैं, बेचे जाते हैं।
अब यस सर, एक को वही शेयर चाहिए। खरीदना है, एक को शेयर खरीदना है, एक को शेयर बेचना है, वो कहाँ जाएगा? यस सर, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट जैसे सब्जी मंडी लगती है उसे होता होगा क्या? पता नहीं सर। बस देखिए मैं आपको बताऊं, आजकल फिजिकल शेयर नहीं खरीदे बेचे जाते। बात समझ रही हैं? यस सर। फिजिकल शेयर क्या होता है? सर अरे तो मतलब जो पीछे में आवाज हो रही है उनको थोड़ा बोलो 10 मिनट रुकने के लिए। तो सब अन्य थोड़ा शांत हो जाइए। है ना? आप पढ़ाई दिन ही करो बोल दिया। क्या बोल रहे हैं बाबू? क्या बोल रहे हो? दिन में पढ़ाई करो। क्लास रात में ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, दिन दिन में भी कभी कर दिएगी, कभी दिन में भी कर लेंगे, ठीक दिन में भी कर लेंगे कभी, ठीक है। ओके सर। आपके लिए कौन सा समय सुटेबल होगा वो बताइए। जब मॉर्निंग में तो फ्री रहती हूँ सर। मॉर्निंग में ऑफिस जाना पड़ता है ना? और हाँ, मैं तो मॉर्निंग में 9 बजे से पहले फ्री रहती हूँ और शाम में फ्री रहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, सुबह संभव नहीं है बिकॉज आई हैव टू गो टू द ऑफिस। चलिए बाद में बात करें। देखिए आज ओके फिजिकल सर। शेयर का मतलब समझते हैं आप या नहीं समझते, ये बताइए। फिजिकल शेयर्स मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो हाँ, डॉक्यूमेंट जो फिजिकल कागज होते का हैं। रूप होता है, जिसको आप टच कर यस सकती सर। हैं, छू सकती हैं, यस है ना? सर। तो अब शेयर जो है ना फिजिकल रूप में खरीदे बेचे नहीं जाते, अब सब ऑनलाइन होता है। और संजोग से मैं जिस कंपनी में हूँ वो स्टॉक ब्रोकर ही है, तो स्टॉक एक्सचेंज में आप रजिस्टर कराओगे तभी आपके शेयर जो है खरीदे बेचे जा सकते हैं। तो इफ यस सर। द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, इट इज लिस्टेड। आपके वह कंपनी जिसके शेयर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसको आप कह सकते हैं रजिस्टर्ड करा रखा है, तो वह लिस्टेड कंपनी है। इट मीन्स उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वह कभी भी शेयर को बेच या खरीद सकते हैं। और अनलिस्टेड का यस। मतलब है कि आपके शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो उसको अनलिस्टेड कंपनी कहते हैं। आज ओके इतना सर। ही विराम देता हूं मैं। गवर्नमेंट कंपनी तो हम बता चुके हैं आपको, ठीक है ना? अब बाकी सब ओके बहुत फॉरेन कंपनी भी है, उसको पढ़ लीजिएगा आप। आज यहीं पे विराम देते हैं क्लास का, ठीक है? ओके सर। बुक को पढ़िए और बस गुड नाइट। बाकी गुड नाइट क्लास जो सर। है कल दिवाली है। हैप्पी दिवाली टू यू एंड टू ऑल सेम मेंबर्स टू यू सर। ऑफ योर फैमिली। सेम टू यू सर। थैंक यू। और दूसरी बात, संडे को क्लास नहीं होगी, या मैं बताऊंगा संडे के बारे में। संडे या मंडे कब क्लास होगी? कल दिवाली है, कल की छुट्टी है। मंडे या संडे कब क्लास होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है? ठीक ओके है, सर। गुड नाइट एंड हैप्पी गुड दिवाली। नाइट सर। सेम टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू।